नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। और जैसा कि आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि जिस जिस चीज़ का अपने को लंबे समय से इंतज़ार था, वो चीज़ कल आरपीएससी के द्वारा जो है वो डिफाइन कर दी गई है। हाँ, बात यही थी कि आज पढ़ने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पढ़ना क्या है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ यही है कि पढ़ना क्या है। और अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे वो अपन चल रहे थे एक जनरल आइडिया के बेस पर, कि जो कि विज्ञप्ति के साथ कुछ शब्द लिखे हुए आए थे, ठीक है। उन शब्दों के आधार पर जो है वो अपन चल रहे थे। लेकिन आरपीएससी ने विगत 15 तारीख को, यानी कि कल 15 तारीख को जो है आरपीएससी ने क्या किया, आप लोगों को पता है कि अपना पूरा डिटेल सिलेबस डाल दिया। और डिटेल सिलेबस में मैं चर्चा करूंगा कि किस तरह से इस बार आप लोग जो है वो सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। यहां पर, अरे स्टार्ट हो गई ना, स्टार्ट होने के बाद कमेंट कर रहे हो बेटा। तो यहां पर सुबोध कुमार सैनी, बिल्कुल वही लेके आए हो यार, आप चिंता मत करो, मुझे पता है कब क्या बताना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी था अपने लिए। अभी तक अपन जो है वो पढ़े जा रहे थे, लेकिन ये तो बताओ कि पढ़ना क्या है। डिटेल सिलेबस इंपॉर्टेंट था, कल आरपीएससी ने डाल दिया। अब चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि यहां पर साथियों, इस बार जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है ना, वो क्राइटेरिया मिनिमम मिनिमम क्राइटेरिया दिया गया है। और मिनिमम क्राइटेरिया दिया गया है 40% का। कितना दिया गया है? 40% का। यानी कि जैसे पार्ट ए है, पेपर फर्स्ट है, इस पेपर फर्स्ट में आपके 40% मार्क्स आने चाहिए। 40% मार्क्स का मतलब हो गया कि या तो आप समझ लो कि 100 में से 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए, या मार्क्स 200 है ना, तो 80 मार्क्स आपके आने चाहिए। 80 मार्क्स इतने तो आने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। इतने तो आने ही चाहिए, किसके लिए? क्वालिफाई करने के लिए। ये तो आने ही चाहिए, ध्यान रहे, ठीक है। ओके महेंद्र जी, आ गया भाई, अरे चिंता मत करो। गुड आफ्टरनून नंदिनी, अनीता, ओके। डालचंद जी, एक्टिव हो गए हो आप लोग। अब जैसे कल सिलेबस है उसके बाद पहले समझो, स्ट्रेटजी समझो। आज मैं ये कह रहा हूं कि पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज 10 से 20 मिनट में स्ट्रेटजी समझ लो, मजा आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। फिर आपका जो माइंड में जो क्वेश्चन थे वो हट जाएंगे। अब तक तो पहले यही था सर क्या क्या सिलेबस है क्या नहीं है। पहले देखो, सामान्य जब विज्ञप्ति आई थी तो विज्ञप्ति के साथ कंप्यूटर के बारे में, कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में कोई भी जो है वो बिंदु नहीं लिखा गया था, ठीक है। लेकिन अब पूरा दे दिया, उसमें डिफाइन करेंगे दोनों पार्ट, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, दोनों के विषय में आपको समझाऊंगा, क्योंकि हमें सिलेक्शन तो दोनों से होना है। देखो साथियों, यहां पर एक तो 40% का क्राइटेरिया कर दिया गया है। दोनों पेपरों में अलग अलग आप लोगों के जो है 40-40% बनना जरूरी है। मान लो आपके पेपर फर्स्ट में बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, लेकिन पेपर सेकंड 40% से क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो आपकी की हुई मेहनत का कोई भी फायदा नहीं है। या मान लीजिए आपने पेपर सेकंड को बहुत तगड़ा कर लिया, उसमें आपके 65-70% बन रहे हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर में आपका 40% क्वालिफाई नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसमें आपका कोई मतलब वाली बात नहीं है। समझ गए बात को? ओके। तो अब यहां पर देखिए, हम दोनों पेपरों के बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले पेपर फर्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या इसके अंदर है क्या नहीं है। साथियों, एक चीज यहां जरूर मैं कहूंगा कि जो सिलेबस डाला गया है ना, ये सिलेबस थोड़ा सिंपल प्रकृति का है। यहां पर जो फर्स्ट पेपर देखें तो थोड़ा सिंपल प्रकृति का, इतना घबराने वाली आवश्यकता नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो इसमें ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी में आपके बहुत सारे टॉपिक नहीं दिए। हम पहले सोच रहे थे कि पूरी की पूरी ज्योग्राफी पढ़नी है, वो वाला काम नहीं है, वो वाली समस्या नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आपको केवल फिजिकल फीचर, भौतिक स्वरूप दिया है, ठीक है। आपको क्लाइमेट दिया है, जलवायु, ड्रेनेज दिया है, आपको वेजिटेशन, वनस्पति दी है, कृषि एग्रीकल्चर दी है, लाइव स्टॉक पशुधन दिया है, इसके अलावा डेयरी डेवलपमेंट आपको दिया गया है, ठीक है। और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या में वृद्धि, साक्षरता और सेक्स रेशियो, ये आपको दिया गया है।
फिर इसमें ट्राइब्स दिए गए हैं, आपके जो जनजातियां दी गई हैं, और इंडस्ट्रीज और मेजर टूरिस्ट सेंटर, इंडस्ट्रीज और मेजर टूरिस्ट सेंटर जो है ये आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर हम जो चर्चा करते हैं कि भाई ज्योग्राफी जो है, इस ज्योग्राफी में आपको यही पोर्शन दिया है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओके, क्योंकि बहुत सीमित है। एंशियंट कल्चर सिविलाइजेशन, और इसके अंदर आपको दिया गया है, देखो यहाँ पर गुजर प्रतिहार, चौहान और दिल्ली सल्तनत, राजस्थान और मुगल, ठीक है, ये दिया गया है। इसके अलावा फ्रीडम फाइटिंग जो है इसमें 1857 की क्रांति, प्रजामंडल, और ये सीमित सी चीजें दी गई है, ठीक है। और क्या दिया गया है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, सोसाइटी एंड रिलीजन दिया गया है, लोक देवी देवता, संत, आर्किटेक्चर, टेम्पल वगैरह, वेरियस स्कूल, फेस्टिवल, ड्रेस, ऑर्नामेंट, आभूषण, फोल्क म्यूजिक, डांस, लैंग्वेज और लिटरेचर, ये सीमित सी चीजें दी गई हैं। फिर दिया आपको पॉलिटिकल में, तो पॉलिटिकल में ज्यादा नहीं दिया है भाई, आपको ऑफिस और गवर्नमेंट रोल एंड फंक्शन पूछ लिया कि जो गवर्नर ऑफिस है, राज्यपाल का ऑफिस है, उसके बारे में, सीएम के बारे में, चीफ सेक्रेटरी के बारे में, और ये आपको ऑर्गेनाइजेशन रोल अपने आरपीएससी के बारे में, जहाँ डीवी करवाने जाएंगे आप लोग, फिर वहाँ जो काली पट्टी पे आरपीएससी लिखा हुआ है वहाँ खड़े होगे, फोटो जो है वो लेकर और स्टेटस लगाओगे ना, वहाँ उसके बारे में पूछा है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, पंचायती राज और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये पूछा गया है। फिर करंट अफेयर, करंट अफेयर में पूरा राजस्थान का करंट अफेयर आ जाएगा, ध्यान रखना, जिसमें सोशियो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, गेम्स सब कुछ आ गया है, अच्छे से तैयार रखना इसको। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया में क्या दिया है, देखो आप लोगों का बार बार यही प्रश्न था कि सब वर्ल्ड और इंडिया के जीके में हमें क्या पढ़ना है। लेंथी है लेकिन इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। हाँ, पेपर 2 का सिलेबस, पेपर 2 यानी पार्ट बी का सिलेबस है तो बड़ा, बड़ा तो है, ये वाला तो ठीक ठाक है, पार्ट बी का बड़ा है भाई साहब, ध्यान रखना। और अब उसको थोड़ा अपने को ज्यादा लेके चलना पड़ेगा। मुझे लगता है समय भी अपने को बढ़ाना पड़ेगा, 1 घंटे से काम नहीं चलेगा। अब कम से कम 1.5-2 घंटे की क्लास जो है अपन रखने वाले हैं मंडे से, तभी अपने को आनंद आएगा, तभी कोर्स जो है वो टाइम से पूरा होगा। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड, इसमें देखो आपको ज्योग्राफी दी है, ठीक है, पूरा ज्योग्राफी का मामला दिया है, इसमें ओशंस वगैरह दे दिए, और इंडिया में आपको फिजिकल फीचर, मानसूनल सिस्टम, ड्रेनेज और वेजिटेशन और एनर्जी रिसोर्सेज आपको दिए गए हैं। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो है वो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, ये 3 चीजें दी गई हैं आपको, ठीक है। मतलब ज्यादा नहीं दिया है, सब्जेक्ट्स लगभग सारे दिए हैं, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा करके दिया है। वर्षा क्या कर रहे हो, हाँ ओके, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम में आपको ये फ्रीडम फाइटिंग वाला, नेशनल मूवमेंट, गांधीज वाला ये दिया है। ये पोर्शन थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों के लिए बड़ा सा रहे, लेकिन देखना तो पड़ेगा इसको, यूएनओ वगैरह इनको देखना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज ये भी आपको देखना पड़ेगा, पीएम और अपने प्रेसिडेंट साहब ये भी देखने पड़ेंगे भाई, इतना ज़्यादा वो भी नहीं है, ठीक है। फिर ये एजुकेशनल साइकोलॉजी, सिलेबस वैसे गहरा है, ठीक है, मतलब पढ़े जाओ, ऐसा घातक वाला नहीं है, घातक नहीं है कि आप पढ़ो और याद नहीं हो, ऐसा नहीं है, लेकिन है ज़्यादा, मात्रा में ज़्यादा है, ठीक है, ठीक ठीक है, पर वैसे मात्रा में ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल, सुबोध सैनी देख रहे हैं, 1.5 से 2 घंटे करनी पड़ेगी क्लास, नहीं तो पार पड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि फिर मान लो मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी भी आपको करवाऊंगा साथ में, तो फिर तो 1 घंटा इसका और अलग से लेना पड़ेगा। तो इसमें तो ठीक ठीक पॉइंट है, हालांकि मैं रटा दूंगा आपको, पर्सनालिटी, लर्निंग, मोटिवेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो भी पोर्शन है, इनमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, पूरे रटा दूंगा। यहां पर देखिए एक बार, फिर अपन पार्ट 2 पे चलते हैं, उसके सिलेबस पर। अनिता कह रही है सब तो दे दिया, NAN MAN मतलब समझा नहीं मैं। क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर जो है ना आपका,
ये 200 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन पेपर कितना होगा? 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, ड्यूरेशन आपको 2 घंटे मिलेंगे और 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इनसे कोई मतलब नहीं, आप यहां जाओ सीधे सीधे। ये रहा, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 40%, प्रोविडेड दैट द परसेंटेज फिक्स्ड एज अबाउ शैल बी रिलैक्स्ड बाई 5% ऑफ द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC एंड ST। SC ST के स्टूडेंट जो है, इन SC ST के स्टूडेंट को, SC ST के स्टूडेंट को मिनिमम क्वालिफाइंग 35% चाहिए, जबकि बाकी सभी को जनरल OBC, MBC वगैरह जितने भी बच गए, ठीक है, इन सभी को कितना चाहिए? 40% चाहिए क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया मारेगा भाई साहब। नंदिनी ऐसा है एग्जाम का, देखो मैं बता दूं, मेरे हिसाब से मैं एग्जाम का आपको बता दूं, एग्जाम आप लोगों की जो है वो मान के चलिए आप सितंबर के आसपास। अब सितंबर से एक मंथ आगे भी हो सकता है, यानी अक्टूबर भी आ सकता है, अभी तक की जो खबरें हैं आंतरिक, और अगस्त भी हो सकता है 1 महीने पहले। हमें अगस्त के अकॉर्डिंग चलना है। अप्रैल चल रही है, हाफ अप्रैल बचा है अपने पास, हाफ भी कहां बचा है, ठीक है, फिर मई, जून, जुलाई और अगस्त में मान लो एग्जाम होती है, तो अपने पास 3.5 माह बचे हैं। 3.5 माह में अपन कोर्स तो आराम से कर लेंगे, पर मुद्दा यह है कि अगर एग्जाम जुलाई के जस्ट बाद अगस्त में हुई तो रिवीजन का मौका नहीं मिल पाएगा। अगर एग्जाम अक्टूबर में हुई तो आपको थोड़ा रिवीजन का मौका मिल जाएगा, क्योंकि जुलाई बाद अगस्त, फिर सितंबर और अक्टूबर, इन 3 महीने में किसी में होती है। अगस्त में होती है तो दिक्कत आएगी, सितंबर में एग्जाम होती है तो भी आपको समस्या नहीं है, क्योंकि जुलाई के बाद में अगस्त और सितंबर की जो 10-15 तारीख मान लो आपको देते हैं, वो 1-1.25 महीना 1.5 महीना आपको मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। हिंदी में क्या करना है यार, इतना तो आपको आती है, देश राज गुजर, ठीक है, ये तो मैं बोल के बता ही रहा हूं ना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सभी सबके मन चैप्टर, हाँ अच्छा ये बात करें, हाँ सब्जेक्ट सारी दिए, लेकिन उनके जो मेन चैप्टर है ना वो दिए हैं, ऐसा अड़म दड़म नहीं दिया जो बेकार वाले चैप्टर, अच्छे अच्छे चैप्टर दिए, ये बात मैं कहूंगा, चाहे आप मानो चाहे मत मानो, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि चैप्टर अच्छे अच्छे दिए, चैप्टर बढ़िया दिए। चलो ये तो पार्ट 1 का हो गया। अब हमें जो मुख्य मतलब है वो मतलब है साथियों इस मामले से, ये है अपना मामला पेपर सेकंड का। इस पेपर सेकंड में देखो क्या क्या दिया गया है, क्या है क्या नहीं है। अब आ जाओ, अब आएगी यहां पर राम कहानी आप लोगों के समझ में, है ना। सेकंड जो पेपर है, क्राइटेरिया वो का वही है, वही 40% मिनिमम आपको बनाना है, वही 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे हैं, 200 मार्क्स है, सारा मामला एज इट इज वो का वो है, ठीक है। यूनिट एक में क्या क्या इन्होंने देखो समाहित किया है उसको देखते हैं। एक तो इन्होंने दिया लाइब्रेरी एज सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक जो संस्थान है इसके रूप में लाइब्रेरी के क्या जो है ओपिनियंस हैं, किस तरह से लाइब्रेरी जो है एक सामाजिक संस्थान है, ठीक है। एक तो ये मामला, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया। दूसरा कह रहा है कि भाई साहब भारत में जो लाइब्रेरीज का डेवलपमेंट हुआ है, ये डेवलपमेंट कैसे हुआ है ये आपको बताना है। भारत में सबसे पहले किसको लाइब्रेरियन बनाया गया, कैसे लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट आया, सबसे पहले कौन सी लाइब्रेरी स्थापित की गई, फिर कौन सी लाइब्रेरी स्थापित की गई, कितनी लाइब्रेरियां प्रेजेंट में हैं, कौन कौन संचालित कर रहा है, क्या उनके बारे में मामला है, ये सारी बात। एक आपको दिया है डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरीज, आपको लाइब्रेरीज के प्रकार, अलग अलग प्रकार की लाइब्रेरीज। अब अलग अलग प्रकार की लाइब्रेरीज में क्या क्या, उसके अंदर आपका एक तो पब्लिक लाइब्रेरी, एक एकेडमिक लाइब्रेरी, एक स्पेशल लाइब्रेरी, ये 3 प्रकार की लाइब्रेरियों के बारे में चर्चा कर रहा है कि वैसा पब्लिक लाइब्रेरी के मामले में क्या है, कभी स्थापित हुई, क्यों हुई, क्या उद्देश्य है, कैसे इनका संचालन किया जाता है, किसके अंडर में ये संचालित होती है, पहली पब्लिक लाइब्रेरी कहां स्थापित की, वर्तमान में कितनी पब्लिक लाइब्रेरियां हैं, पूरे इंडिया में कितनी है, राजस्थान में कितनी है, ये सारी।
बिल्कुल मेहनत दुगनी, दुगनी नहीं तिगुनी बोलो बेटा अनिता, तिगुनी करनी पड़ेगी, ये बात मान के चलो। इसके बाद में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, तो अपनी जो नेशनल लाइब्रेरी है भारत की उसके बारे में चर्चा करेगा। फिर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, एनडीएल, एनडीएलआई, जो अपनी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है इंडिया की, जिसको एनडीएलआई कहते हैं, इसके बारे में। फिर 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड देयर इम्प्लीकेशंस, तो ये 5 लॉ क्या है, लाइब्रेरी साइंस का जो पंच नियम है ये क्या है। एक दिया है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, तो लेजिस्लेशन क्या है, विधान क्या है, ठीक है, लाइब्रेरी विधान क्या है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, क्या इसके फीचर हैं, क्या एफर्ट्स हैं भारत में इसके लिए। कॉपीराइट एक्ट क्या होता है, इसके बारे में पूछा है। डिलीवरी ऑफ बुक्स, कॉपीराइट जानते हैं ना, जो पेटेंट एक्ट बना था बाद में आगे चल के, एक डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, तो डिलीवरी ऑफ बुक्स, बुक डिलीवरी एक्ट क्या है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी राइट्स क्या है, जिसको आईपीआर कहते हैं अपन, ठीक है, आईपीआर ही तो होते हैं, जैसे आपने बुक लिखी उसका पूरा श्रेय आपको मिले, कोई उसको चुरा नहीं सकता, यूज नहीं कर सकता, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, ये सारी। लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या है, कब इस लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, कहाँ है ये लाइब्रेरी एसोसिएशन, मुख्यालय कहाँ है, कौन कौन शामिल है, वर्तमान में कहाँ संचालित है, ये सारी बातें। फिर इंटरनेशनल एंड नेशनल, अब इंटरनेशनल और नेशनल के अंदर एक तो आईएफएलए, इफ्ला, एक एएलए, एक आईएलए, एक आईएएसएलआईसी, इन सब के बारे में पूछेगा, क्या है ये, कब स्थापित हुई, क्या इनका फुल फॉर्म है, क्या उद्देश्य है। लाइब्रेरी एजुकेशन इंडिया, भारत में पुस्तकालय शिक्षा के संदर्भ में प्रकाश डालना पड़ेगा कि भारत में जो पुस्तकालय शिक्षा है क्या इसका मामला है, कब ये पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ हुई थी, कैसे प्रारंभ हुई थी, ठीक है, कौन इसका जो प्रणेता स्रोत था, ये सारी बातें यहां पर इसमें करेगा। एक आपको राजाराम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के बारे में, कौन से फाउंडेशन के बारे में, राजाराम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, RRLF के बारे में पूछेगा। ये सारी बातें आपके यूनिट फर्स्ट में, यानी जो यूनिट फर्स्ट है ना, ये क्या है, सामान्य सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी, ठीक है। अब ये सामान्य शब्द सामान्य पे मत चले जाना, जानकारियां हैं सामान्य जो मिलेंगी भी नहीं कहीं आपको, लेकिन वैसे बताऊं कि ये लाइब्रेरी के बारे में सामान्य जानकारियां हो गई एक तरह से, ये सारी बातें हो गई, ठीक है। फिर दूसरी यूनिट आती है, दूसरी यूनिट में क्या क्या दिया है अपने को देख लो एक बार, एक एक चीज सुन लो ताकि आपको एक संतुष्ट मिल जाए कि हाँ यार मामला है क्या क्या, दिमाग में घूमती रहे कि हाँ ये टॉपिक है, ये भी है, ये भी है, ऐसे, ठीक है। और दूसरे वाला तो देखो इतना सारा लिख दिया, आपको देखते ही चक्कर आ रहे होंगे कि इतनी बड़ी भी कोई यूनिट होती है क्या, ठीक है, हो रही है यहाँ पर। सर दोनों पेपर में 40 लाना है या फर्स्ट सेकंड पेपर में 40 अलग अलग, अलग अलग दोनों में 40% फर्स्ट में, 40% सेकंड में, यही तो बात है, दोनों पेपरों में अलग अलग 40% लाना आवश्यक है। कुमार राम राम भाई, सेकंड यूनिट कह रही है यूनिवर्सल ऑफ नॉलेज, जो अभी ये चल रही है अपन जो पढ़ रहे हैं वो सेकंड यूनिट ही चल रही है अपनी, ज्ञान का ब्रह्मांड, इसकी डेफिनेशन, इसका पर्पज, स्ट्रक्चर, एट्रीब्यूट्स क्या है, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट अपन ने बात की, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट, विषय के प्रकार, यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये भी हमने बात की, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर एप्लीकेशंस, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल अपन पढ़ लिए, मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन ये भी अपन ने पढ़ लिए, ज्ञान विधियां, ठीक है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम ऑफ लाइब्रेरी, ये अपना नहीं आया शायद अभी, है ना, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, अच्छा क्लासिफिकेशन ये हो गया, स्टैंडर्ड सब डिवीजन इंडेक्सेस चल रहा है, जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हो गया, डेफिनेशन, नीड एंड पर्पस क्या थे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के, ये हमने बात की, स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ठीक है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की प्रजातियां हमने पढ़ी, स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर फीचर, फिर अपना चल रहा है सीसी चल रहा है, डीडीसीएम पढ़ लिए, यूडीसीएम पढ़ लिए, फिर नोटेशन अपन पढ़ेंगे, इन सब की नीड क्या है, फंक्शन क्या है इनका, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी क्या है, इसके बारे में।
मैं टॉपिक वाइज ही कराऊंगा, अभी मैं इंतजार यही कर रहा था। अब जैसे जैसे टॉपिक ना ऐसे ही क्रम से टॉपिक से चलेंगे। अब देखो पहले यार सिलेबस नहीं था तो मैं मेन चीज ले रहा था कि मुझे पता था कि सीसी डीडीसी यूडीसी जो नॉलेज ऑफ यूनिवर्स है, इनको तो कोई बदल नहीं सकता, ये तो मेन जान है, आत्मा है लाइब्रेरी की। तो इसलिए मैं यही पढ़ा रहा था, नहीं तो मैं पहली यूनिट से ही शुरू करता। अगर पहले अपन जब सिलेबस शुरू किए थे उस समय यदि अपना ये डिटेल सिलेबस आया हुआ होता तो अपन पहले नंबर का जो पॉइंट है वहीं से अपन शुरू करते हैं। सर कल सिलेबस को देखकर नींद नहीं नींद नहीं आई, नींद ही नहीं, एग्जाम तक सिलेबस पूरा और रिवीजन भी होगा। नहीं, सिलेबस पूरा भी होगा, रिवीजन भी होगा, आप चिंता मत करो, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन हो गया, प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, 5 फंडामेंटल कैटेगरीज अपन पढ़ रहे हैं, कॉमन आइसोलेट सभी जो चल रहा था अपना, फिर नोटेशन पढ़ेंगे, अंकन, इसके फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक, रिलेशन, ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, क्या ट्रेंड चल रहा है। फिर आगे अपन बिब्लियोग्राफिक जो है वो बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। देखिए ये रहा बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, कैटलॉग पढ़ेंगे अपन, ठीक है। नीड पर्पस पढ़ेंगे कैटलॉग के, ब्रीफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कैटलॉग, कैटलॉग की हिस्ट्री और डेवलपमेंट पढ़ेंगे और कैटलॉगिंग के कोड पढ़ेंगे। फिजिकल फॉर्म इंक्लूडिंग ओपेक, ओपेक पढ़ेंगे। टाइप ऑफ इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, लाइब्रेरी कैटलॉग के टाइप्स पढ़ेंगे। सब्जेक्ट कैटलॉगिंग क्या है, डेफिनेशन, नीड पर्पस क्या है इसके, स्टैंडर्ड कोड ऑफ कैटलॉगिंग क्या है, ट्रिपल सी क्या है, ट्रिपल सी पढ़ेंगे। एक AACR पढ़ेंगे, AACR डबल आई। और इसके अलावा आपके कैटलॉगिंग ये चल ही रहा है, ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल और पार्टिसिपेंट डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, करंट ट्रेंड्स इन स्टैंडर्डाइजेशन। हाँ, स्टैंडर्डाइजेशन में करंट ट्रेंड क्या चल रहे हैं ये पढ़ेंगे। मार्क क्या है, CCF क्या है, RDA क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा चेन प्रोसीजर वगैरह, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, ये सारे इसी में आ गया, ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, प्रत्येक की हेडिंग से कराऊंगा तभी आपके समझ में आएगा, तभी आपको आनंद आएगा, ये बात मैं बोल रहा हूं। इसके अलावा देखो यूनिट नंबर 3, तो देखो यूनिट नंबर फर्स्ट तो बता ही दिया, सामान्य जानकारी आ गई, कौन कौन सी एसोसिएशन थे, लाइब्रेरियां कब शुरू हुई, कैसे हुई, भारत में एजुकेशन का क्या मामला था, लाइब्रेरी शिक्षा का क्या मामला था, ये सारी, ठीक है। सेकंड के अंदर पूरा नॉलेज, ठीक है, नॉलेज ऑफ यूनिवर्स है, उसमें क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के टाइप्स, एट्रीब्यूट, सीसी, डीडीसी, यूडीसी, नोटेशन, ठीक है, और बिब्लियोफिलिक क्लासिफिकेशन, ये पोर्शन उसके अंदर है, ठीक है। तो आप घबराओ मत, इतना लंबा चौड़ा देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी जो यूनिट है इसमें क्या दिया है देखो, तीसरी यूनिट में हमें जो दिया गया है वह टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज, ओके, सूचना के स्रोतों के प्रकार, डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, एवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स, नीड एंड पर्पज ऑफ ई सोर्सेज, ई बुक्स, ई जनरल डाटाबेस, ओके। यहां पर थोड़ा ई सोर्स, ई बुक और ई जनरल और ई डाटा का मामला चलेगा, यानी ये इंफॉर्मेशन सोर्स है, पुस्तकों के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले सोर्स। कंसेप्ट एंड नीड फॉर रेफरेंस सर्विस, शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज सर्विस, ओके। रेफरेंस लाइब्रेरीज की क्वालिफिकेशन क्या है और क्वांटिटीज क्या है। कंसेप्ट एंड नीड ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस, डॉक्यूमेंट डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी, ओके, इंटर लाइब्रेरी लोन, ILL, इसके अलावा CS, SDI, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आपके नेटवर्क्स आ जाएंगे, लाइब्रेरी नेटवर्क्स पढ़ेंगे जिनमें इनफ्लिबनेट, डेलनेट, OCLC, ठीक है, ये नेशनल और इंटरनेशनल। तीसरी यूनिट को आप ऐसे समझो, इस तरह से मत देखो, यहां जो लिखा हुआ उससे समझ नहीं आएगा, इसका समराइजेशन बोल के बता देता हूं। तीसरी यूनिट को आप ये समझो कि जो इंफॉर्मेशन सोर्स है, सूचना के जो स्रोत है ना, इन सूचना के स्रोत, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट भी डलवा देख रहा हूं, हाँ ओके जी, ओके, जल्दी शुरू कर देंगे अपन वो भी साथ के साथ। सूचना के जो सोर्स है उनकी हम बात करेंगे कि किस तरह से हम ई सोर्सेज, ई बुक, ई जनरल डेटाबेस क्या होता है, ILL क्या होता है, CS क्या होता है, SDI क्या होता है, यानी नेटवर्क, लाइब्रेरी नेटवर्क से संबंधित, लाइब्रेरी नेटवर्क से संबंधित इसमें हम बात करेंगे, इंफॉर्मेशंस की बात करेंगे इसके अंदर, ठीक है। लाइब्रेरी नेटवर्क शब्द से आप जानोगे कि यूनिट नंबर 3 लाइब्रेरी नेटवर्क, ये कहना आप। सर मेरे तो फेस उठ गया सिलेबस देखकर। हाँ भाई भानु, उड़ना ही था यार, जो सिलेबस ही इतना तगड़ा डाला है RPSC ने। अरे तो भाई मैं यही तो कह रहा था,
आप क्या हवा में ले रहे थे? मैं बार बार कह रहा था कि सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन की भर्ती है भाई साहब, सोना पे सुहागा वाली भर्ती है। क्या करोगे रे भाई? सिलेक्ट हो गए, 4200 ग्रेड पे लेवल 11 का आप पेमेंट लोगे और जाके एक शानदार सा जो रूम आपको मिलेगा, बढ़िया सा जो लाइब्रेरी मिलेगी, चारों तरफ किताबें, साफ सफाई, पंखा वंखा, ठीक है, सारी पुस्तकें, वार्डरोब्स, ये ठीक है, नीचे दरी बिछी हुई, अच्छी सी चेयर लगी हुई, उस पर तौलिया लगा हुआ, वो मिलेगी आपको। तो आप क्या सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट ऐसे ही आपको इतने आराम वाली, इतनी बेहतरीन वाली जो नौकरी है वो पकड़ा देगी कि जा भाई आराम से जाके बैठ जा? फिर शिक्षा विभाग में आए दिन छुट्टियां, ये लो कल रामनवमी की छुट्टी, उसके बाद में फिर सैटरडे आ जाए, सैटरडे बाद फिर संडे आ जाएगा, फिर कोई और चीज़ की छुट्टी, फिर कोई जयंती आ जाएगी, फिर होली दिवाली, ये वो अड़म दड़म, कितनी सारी छुट्टियां होती है यार। ठीक है, 365 दिन में से मुझे लगता है 150 दिन तो छुट्टियां ही होती होंगी, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, अब देखो यूनिट नंबर 4 में क्या है। यूनिट नंबर 4 में यहां ऐड किया गया है मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन, पुस्तकालय प्रबंधन। अब इसमें कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, स्कोप क्या है, फंक्शन क्या है, इनके रूल क्या है मैनेजमेंट के, ये सारी, बस सीधा इसमें मैनेजमेंट है। ठीक है, किस तरह से आप जो है वो लाइब्रेरी का मैनेजमेंट करते हैं, लाइब्रेरी ऑपरेटिंग कैसे करते, ऑपरेशंस कैसे करते हैं, सिलेक्शन एंड एक्विस्टिक्स क्या है, कलेक्शन बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट्स क्या होगा, टेक्निकल प्रोसेस क्या होगी, ठीक है, सर्कुलेशन क्या होगा, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग सिस्टम क्या होता है, सीरियल कंट्रोल क्या होता है, स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होता है, वेडिंग आउट क्या होता है, लाइब्रेरी ऑथोरिटी क्या होती है, ठीक है, लाइब्रेरी कमेटी कौन होती है, क्या होता है इनमें, कौन कौन होते हैं, कैसे बनती है, लाइब्रेरी पर्सनल क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है लाइब्रेरी में, ठीक है, इसके अलावा जॉब एनालिसिस क्या होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे होता है, जॉब इवैल्यूएशन कैसे होता है, ये सारी बातें। फिर फिनेंशियल मैनेजमेंट आएगा इसमें, लाइब्रेरी में फिनेंशियल मैनेजमेंट भी अपने को पढ़ना पड़ेगा। एक तो पूरा मैनेजमेंट देखेंगे लाइब्रेरी के बारे में, सारी चीजें आ गई, मैनेजमेंट शब्द आ गया वहां, सब कुछ आ गया जीरो से एंड तक। ठीक है, फिनेंशियल मैनेजमेंट में सोर्स, फिनांस, फिनांस के सोर्स क्या होंगे, कहां से वित्त आएगा, फिनेंशियल एंड बजट एस्टिमेशन कैसे बनेगा, बजट टेक्निक्स क्या है इसमें, लाइब्रेरी की बिल्डिंग हो गई, ठीक है, लाइब्रेरी रूल्स क्या है, लाइब्रेरी स्टेटिक्स के लिए एनुअल रिपोर्ट क्या बनेगी, कैसे बनेगी, कौन बनाएगा, ठीक है, मेंटेनेंस क्या होगा लाइब्रेरी का, कंजर्वेशन संरक्षण कैसे होगा, प्रिजर्वेशन कैसे होगा, लाइब्रेरी मटेरियल, तो जो भी लाइब्रेरी मटेरियल है उसको कैसे आप सुरक्षित रखोगे, कैसे बचा के रखोगे, ये सारी चीज़ें फिनेंशियल मैनेजमेंट में आएंगी। तो ये दो मैनेजमेंट दिए गए हैं आपके, यानी कि हम कह सकते हैं यूनिट नंबर 4 जो है ये प्रबंधन है, पुस्तकालय प्रबंधन है। और इस पुस्तकालय प्रबंधन में एक तो आपको पुस्तकालय का प्रबंधन देखना है और एक पुस्तकालय का वित्तीय प्रबंधन देखना है, ये दो बातें यहां पर दी गई हैं। फिर अगली जो यूनिट आपकी, इस अगली यूनिट में देखो क्या होने वाला है। अगली यूनिट में यूनिट नंबर 5 लास्ट, इसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको इतनी बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? आईसीटी। एक जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के एग्जाम देते हैं तो वहाँ आईसीटी और पेडागोजी भी आती है, ठीक है, लेकिन इसमें केवल आईसीटी या पेडागोजी की जरूरत नहीं है। वो ग्रेड फर्स्ट की जब एग्जाम देते हैं तो उसमें पेडागोजी की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पे नहीं पड़ती है। ठीक है, ये ओनली आईसीटी है, क्योंकि सारी चीजें लगभग लगभग आजकल कंप्यूटर आधारित है, ऑनलाइन आधारित है, इसलिए आईसीटी का ज्ञान होना चाहिए। इसमें आपको डेफिनेशन क्या है आईसीटी की, ऑब्जेक्ट्स क्या है, नीड और कंपोनेंट्स क्या है, इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती है आपकी, सीपीयू क्या है, मेमोरी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है, सिंगल और मल्टी यूजर्स क्या होते हैं, बेसिक फीचर एमएस विंडो के क्या है, लाइनेक्स के जो है बेसिक फीचर्स क्या है, और सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, यानी कंप्यूटर के बारे में पूरी पूरी जानकारी यहाँ पर। इसके बाद में जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करेंगे। जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो अपन लाइब्रेरी में काम में लेते हैं वो अपने एमएस वर्ड काम आएगा, एक हमारे एमएस एक्सेल काम आता है, और एक हमारे एमएस पावर पॉइंट। इन तीनों के बारे में क्या क्या, कैसे सीट बनती है, क्या होती है स्प्रेडशीट, क्या होती है, ठीक है, सम कैसे करते हैं, घटाते कैसे, ये सारी बातें। फिर टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन के अंदर जो संचरण है सूचनाओं का, उसकी क्या नीड है, क्या पर्पज है, क्या टाइप है, ये एक कम्युनिकेशन टूल एंड टेक्निक्स। तो कम्युनिकेशन के अंदर जो टूल टेक्निक काम आएगी वो कौन है, जैसे टूल टेक्निक में ईमेल क्या है, टेलीफोनिक टेलीकॉन्फ्रेंस क्या है, ठीक है, एक वीडियो कम्युनिकेशन क्या है, टूल्स क्या है,
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, वेब पोर्टल्स क्या होते हैं, सोशल नेटवर्किंग क्या होती है, ये सारी बातें अपन इसमें देखेंगे। इसके अलावा नेटवर्क देखेंगे भाई साहब, नेटवर्क का क्या कॉन्सेप्ट है, कंपोनेंट्स क्या है, नेटवर्क कौन कौन से हैं, टोपोलॉजीज क्या है नेटवर्क की, टाइप क्या है, पान क्या है, लान क्या है, वान क्या है, मान क्या है। ठीक है, जैसे लान लोकल एरिया नेटवर्क, पान पर्सनल एरिया नेटवर्क, WN1 वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, मान मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। तो ये जो पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और ये मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, ये जो है इनके बारे में डिटेल देखेंगे। ये क्या है, कहाँ पर काम आते हैं, कितनी रेंज में किस तरह से यहाँ पर जो नेट है, नेटवर्क है, वो काम आता है। एक इंटरनेट क्या होता है, डेफिनेशन क्या है इंटरनेट की, और ओरिजिन कहाँ से हुआ, नीड क्या है, पर्पज क्या है इंटरनेट के, क्या है ये इंटरनेट सर्विस, इसका यूज ऑफ इंटरनेट इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में हम इंटरनेट का यूज किस तरह से करते हैं, क्या इसका यूज है, एक्टिविटीज और सर्विसेज में जो ये इंटरनेट है इसका किस तरह से हम उपयोग करते हैं लाइब्रेरी के संदर्भ में, ये वाली बात है। फिर इसके अंदर ये है लाइब्रेरी ऑटोमेशन, लाइब्रेरी ऑटोमेशन में ऑटोमेशन के आधार पर कैसे लाइब्रेरी काम करे। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन, नीड और पर्पस क्या ऑटोमेशन के, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर टू लाइब्रेरी ऑपरेशन, तो कंप्यूटर के एप्लीकेशंस क्या क्या होंगे लाइब्रेरी ऑपरेशंस करने के लिए, ये वाली बात, यानी कि लाइब्रेरी कार्यों के लिए। फिर बेसिक फीचर्स पूछेगा, मॉड्यूल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, तो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है लाइब्रेरी से संबंधित स्पेशल सोल है। ठीक है, सोल 3.0, एक ई ग्रंथालय 4.0 है, ई ग्रंथालय 4.0, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें भाई साहब बहुत है सर, अब आपके ही सारे हैं, आप पूरा पढ़ा देना, याद आप कर लेना, पढ़ा मैं दूंगा, चिंता मत करो, शानदार तरीके से बढ़िया मैटर के साथ। देखो यहां भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 40%। ठीक है, SC ST के लिए 5% की छूट है, तो आपको पेपर फर्स्ट में 40%, पेपर सेकंड में 40%, ये तो क्वालिफाइंग नेचर के लिए होना ही चाहिए। और मैं आज आपको एक बात बोल देता हूं, जो सिलेबस दिया है पेपर फर्स्ट का और पेपर सेकंड का, मुझे लगता है कि जितनी पोस्ट है ना, 300 पोस्ट है ना, ये 300 पोस्ट, ये क्राइटेरिया लगाने के कारण, ये 300 पोस्ट ये क्राइटेरिया लगाने के कारण कहीं खाली ना रह जाएं, कहीं खाली ना रह जाएं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और इस क्राइटेरिया पे जो कट ऑफ का परसेंटेज आइडिया है, अगर मान लो बच्चे बहुत अच्छी मेहनत करते हैं तो कट ऑफ का जो आइडिया मैं आपको सिर्फ सिलेबस के आधार पर, सिलेबस के आधार पर दे रहा हूं, अभी तो पेपर के आधार पे तो दूसरा होगा, मैं सिलेबस के आधार पर ही बता देता हूं, मुझे पता है कि सिलेबस ऐसा है तो पेपर कैसा होगा। तो सिलेबस के आधार पर आप मान के चलो 50 से 55%, अगर विद्यार्थियों में अच्छा खासा कंपटीशन रहा तो 50 से 55%, मोर देन है ये, मोर देन। अब देख लो, आपको इस तरह से तैयारी करनी है कि 50% से अबाउ, 50% से अबाउ आपका ये बने ही बने मामला। समझ गए क्या बात इतनी? तो ये था भाई साहब मामला आपके इसका पूरे सिलेबस का। ठीक है, अब अपन बहुत आराम से बढ़िया तरीके से जो है वो रेगुलर इसको पढ़ेंगे। सिलेबस आ गया है, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड के साथ साथ पेपर फर्स्ट पे भी आप पूरा ध्यान रखें, क्योंकि क्वालिफाई दोनों में ज़रूरी है साथियों। अब अपने आप को जो नींद है ना, इसको उड़ा दो, सिलेबस आपने देख लिया है, पहले लग रहा था कि छोटा सा सिलेबस है, लेकिन जब ये विस्तृत हो के आया तो आंखें खोल दी इस सिलेबस ने सबकी। इसलिए थोड़ा ज़्यादा नहीं, डबल नहीं, ट्रिपल मेहनत अपने को करनी पड़ेगी। मंडे से अपन समय को भी थोड़ा बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, न्यूनतम 1.5 घंटा या 2 घंटे तक जो है वो अपन क्लास का रखेंगे शेड्यूल। ठीक है,
चलो, तो आज मेरा उद्देश्य आप लोगों को ये सिलेबस ही डिफाइन करना था। जो सिलेबस डिफाइन करने में 40 मिनट लग गया तो उसको देखो पढ़ने में कितना समय लगेगा। ठीक है, इसलिए घबराएंगे नहीं कोई भी, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जो मैटर रेडी कर रहा हूँ, मैं जिस मैटर से पढ़ा रहा हूँ आपको, जहां से अरेंज करके ये इन के इन प्रकार आप खुद देख रहे हैं, एकदम इजी लैंग्वेज और कंप्लीट मैटर और सटीक और एग्जाम ओरिएंटेड मैटर आपको दे रहा हूँ, तो आपको डरना नहीं है। इंडियन जीके की क्लास भी लगाओ सर, बिल्कुल इंडियन जीके की क्लास भी लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे भाई, लगानी ही होंगी। ठीक है, चलो तो कल कल तो रामनवमी है, कल रामनवमी को रेस्ट रहेगा अपना, तो कल भगवान के सामने बैठ के ये आशीर्वाद लेना कि भगवान ऐसी ताकत दे हमें कि हम इस पहाड़ जैसे सिलेबस को हनुमान जी की तरह जो है वो उठाकर ले जा सकें टारगेट तक। ठीक है, उड़ गई ना नींद, बिल्कुल उड़नी चाहिए थी। कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पूरा का पूरा बढ़िया से मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा, इसलिए कतई आपको किसी भी तरीके से सिलेबस को लेके डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मेरे पर विश्वास है तो आप देखते जाना, धीरे धीरे आपको खुद को एक कॉन्फिडेंस आएगा, मजा आ जाएगा कि हाँ सर बहुत आनंद आ रहा है, धीरे धीरे डर खत्म हो रहा है। यूनिट पहली पूरी हो गई, दूसरी हो गई, फिर सर ये भी हो गया, सर ये भी आ रहा है। ठीक है, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, ये ध्यान रखना, बिल्कुल भी नहीं डरना है। विश्वास रखिए, आपको उस पार तक लेके जाऊंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।